हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन डिस्कस किया। देन आफ्टर हमारा टॉपिक था ई बैंकिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज और सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसका बेनिफिट कस्टमर को क्या होता है और बैंक को क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, 24/7 आवर्स, कन्वीनियंस। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने ई बैंकिंग में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इज ओपन टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। हमारी जो लाइफ है वो रिस्क और अनसर्टेनिटीज से सराउंडेड है, यानी हमारी लाइफ में बहुत सारे रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं और अनसर्टेनिटीज़ का भी सामना करना पड़ता है। तो हम अपनी लाइफ में रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ के कारण क्या कोई स्टेप नहीं लेते हैं या फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं, या केवल हम घर बैठ करके ही सॉल्यूशन का वेट करते हैं? ऐसा नहीं होता है। अगर हमने अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट करना है या कोई गोल को टैकल करना है या किसी ऑब्जेक्टिव तक रीच करना है, तो हमें उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर हम प्रॉब्लम को देख करके या अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं करते हैं, तो ये हमारे डीमेरिट्स में काउंट होता है और हम अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड लाइफ नहीं दे पाते हैं। तो लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम स्ट्रगल करते हैं और उस स्ट्रगल का रिजल्ट होता है जो हमको हमारा रिवॉर्ड मिलता है, वो हमें अच्छी ज़िंदगी और अच्छी लाइफ बिताने का मौका मिलता है। उसी प्रकार जो बिजनेस होता है वो भी अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क से भरा हुआ होता है, और आई कैन से रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ का सामना करना पड़ता है एक बिजनेस को भी। अगर बिजनेस को सरवाइव करना है, प्रॉफिट कमाना है और ग्रो करना है, तो उसे भी टाइम टू टाइम रिस्क को बेयर करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटीज़ को फेस करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन पाएगा। मार्केट में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब हैं जहां पर हम प्रोडक्ट बना करके लॉन्च करते हैं। अगर एक नया बिजनेस लॉन्च हुआ है तो क्या वो कंपटीशन को देख करके पीछे हट जाएगा? क्या वो बिजनेस करना बंद कर देगा? नहीं। अगर वो प्रॉब्लम को फेस करता है और कॉम्पिटिटर्स का सामना करता है, तभी वो मार्केट में एक अपना पोजीशन बना पाएगा। अगर वो कॉम्पिटिटर्स को देख करके और प्रॉब्लम्स को देख करके अपने बिजनेस को बंद कर दे, तो वो लॉन्ग टाइम तक, क्या कुछ समय तक भी अपने बिजनेस को एग्जिस्टेंस में नहीं रख पाएगा। तो बिजनेस को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि हमें अगर टाइम टू टाइम रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए या अनसर्टेनिटीज़ का सामना करना पड़ता है, तो ये रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो क्या इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा है जो बिजनेस या बिजनेसमैन के साथ खड़ा हो सकता है उसके रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को कंपनसेट करने के लिए? कोई तो ऐसा होगा ना कि बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक कायम रखने के लिए या लॉन्ग टर्म तक उसका एग्जिस्टेंस कायम रहे, तो कोई ऐसा होगा जो बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्टेंस में बचाए रखने के लिए उसको सपोर्ट करे। तो एक है, वो है इंश्योरेंस। ओके, तो इंश्योरेंस क्या करता है? बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ओके, ऐसे तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारे सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। पहले हमने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा, अब हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंश्योरेंस क्या करता है? रिस्क और अनसर्टेनिटीज से ओवरकम होने में हमारा हेल्प करता है। बिजनेस को रिस्क और अनसर्टेनिटीज से ओवरकम होने में इंश्योरेंस हेल्प प्रोवाइड करता है। जिस प्रकार अगर हमने लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं किया या कुछ हमें अचीव करना है, तो हमें उसके लिए स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल करने के टाइम हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है या बहुत सारे हमें ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जिसका हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया होता है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं ताकि हम अपने गोल या अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच
कर पाए। तो ये हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव होते हैं जो टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, कुछ मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क और अनसर्टिनिटीज में से हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं, तो इंश्योरेंस के माध्यम से हम ओवरकम हो सकते हैं। या इंश्योरेंस जो है वो हेल्प प्रोवाइड कराता है कंपनीज को या बिजनेस को कि वो रिस्क ले और अनसर्टिनिटीज का भी सामना करे ताकि वो बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो या डेवलप कर पाए। ओके, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ द अदर पार्टी इन एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स्ड फीस। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है किनके बीच में? वन पार्टी, एक पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक पार्टी क्या करता है? दूसरे पार्टी के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ये उसको इंश्योर कराता है कि आई एम विथ यू, और अगर कभी फ्यूचर में कुछ होगा, आप अगर रिस्क को फेस करोगे या अनसर्टिनिटीज को फेस करोगे और उसके कारण कभी भी अगर फ्यूचर में लॉसेस होंगे, देन द अदर पार्टी विल कंपनसेट। लेकिन इसके बदले में हमें कुछ फिक्स्ड फीस जो होता है वो हमें टाइम टू टाइम पे करना होता है, तभी जाकर के हम इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन को टाइम टू टाइम फुलफिल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग टाइम तक हम उसको नहीं रख पाए। तो लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए हमें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पूरा करना होगा। तो ये बोलता है कि आपको एक एक्सचेंज, हम जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करेंगे, आपके रिस्क को जो हम बेयर करेंगे, उसके लिए आपको एक फिक्स्ड फीस या फिक्स्ड अमाउंट कुछ समय के लिए पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस में। ओके, द पार्टी विच प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई द लॉस इज कॉल्ड इंश्योरर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। इसमें हमने कुछ वर्ड देखना है, एक है हमारा इंश्योरर, एक हमारा है इंश्योर्ड। ओके, अगर हम बात करते हैं कि इंश्योरर कौन है, तो वो है जिसे हम इंश्योरेंस कंपनी बोल सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो हमारे पास जो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया है हमसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज इंश्योर्ड, वो व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। ओके, जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है उसे हम इंश्योर्ड बोलेंगे, और जिस कंपनी के अकॉर्डिंग लिया है वो होगा इंश्योरर। ओके, द पर्सन और प्रॉपर्टी सब्जेक्ट ऑफ रिस्क इज कॉल्ड इंश्योर्ड एंड द पार्टी विच प्रोमिसेस, ओके, वो पार्टी जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके रिस्क बेयर करूंगा उसे हम इंश्योरर बोलते हैं। ओके, द एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जो एग्रीमेंट इसमें बनाया जा रहा है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पॉलिसी लिया है, तो एक पॉलिसी के लिए हमें एक एग्रीमेंट करना होगा। तो एग्रीमेंट हम करेंगे तभी जा करके उसमें हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, और वो होता है इंश्योरेंस पॉलिसी। और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करता है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को क्लैरिफाई करता है कि फ्यूचर में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो, ना ही वो इंश्योरेंस को हो या इंश्योर्ड को हो। अगर फ्यूचर में हमें डिस्प्यूट से बचना है तो एग्रीमेंट में ईच एंड एवरीथिंग हमें मेंशन करना होगा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। सो दिस इज द definition of insurance. Okay, insurance is a contract where one party takes the responsibility of the risk of other party in exchange of some fixed fees. Okay, the next we have is principles. Principle of insurance. The first point we have is principle of utmost good faith. Okay, principles of utmost good faith क्या बोलता है? ये बोलता है this principle suggests that both parties, ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है जो दोनों पार्टीज हैं, दैट इज इंश्योरर और इंश्योर्ड, मस्ट डिस्क्लोज, ओके,
दो पार्टी जो हमारे पास हैं, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और जिसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, जो इंश्योरेंस कंपनी है और जिसने पॉलिसी लिया है, जिस इंडिविजुअल ने, ओके, दोनों के द्वारा हर एक पॉइंट पर डिस्कशन होना चाहिए। हर एक बात को वो लोग क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। कौन सी बातों को डिस्क्लोज करेंगे, जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो उन सारी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। डिस्क्लोज ईच फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फैक्ट है, वो दोनों एक दूसरे से, दोनों पार्टीज क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर हम बात करेंगे इंश्योरर की, तो वो क्या डिस्क्लोज करेगा, वो अपने पॉलिसी के बारे में बताएगा, वो अपने पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताएगा, वो ये भी बताएगा कि हमारी पॉलिसी में आपको कितना एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, वो सारे अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएगा इंश्योर्ड को। और इंश्योर्ड भी अपने बारे में और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देगा, ओके। अगर दोनों ऐसा नहीं करते हैं और दोनों के द्वारा कोई पॉइंट छुपा दिया जाता है या वो उसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो बाद में अगर पता चलेगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ओके। ऐसा फिर उसको हम लोग लीगली अप्रूवल नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ हार्ट patient, and later on if the insured dies of a heart attack, then insurance company can refuse to pay the compensation because a material fact was hidden by the insured। अगर जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, अगर उसने कोई बात छुपा दिया है, अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसने ये बात इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, ओके, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, अगर कुछ उसको हो जाता है हार्ट के कारण या हार्ट अटैक आता है और उससे उसका डेथ हो जाता है, लेकिन उसने ये बात इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं बताई, इंश्योरेंस कंपनी तो इससे अवेयर नहीं था, लेकिन जब उस व्यक्ति का डेथ होता है और जो रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट ये मेंशन करता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का डेथ हुआ है हार्ट अटैक के कारण और ये हार्ट का मरीज था, तो जब ये बात इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर सकता है कंपनसेशन अमाउंट देने से, ओके। क्योंकि वो तो पहले बोलेगा कि जब मैंने आपको अपने प्रिंसिपल और अपने टर्म्स के बारे में बताया था, उसमें तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरा टर्म्स है और आपसे भी बातें की थी कि आपको कोई भी बातें नहीं छुपानी है, लेकिन आपने ये बात छुपा दिया कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ और वो हार्ट का पेशेंट था, जिसके कारण क्या होगा, वो जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ओके। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक फैक्ट्री है और उसने फायर इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन फायर इंश्योरेंस करवाने से पहले जो उसका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था वो बहुत खराब हो गया था और उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई थी कि आप अपना जो सिस्टम है वो उसको ठीक कर ले। ये बात जब इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया या फायर इंश्योरेंस कंपनी को उस फैक्ट्री के ऑनर ने नहीं बताया और फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी ले लिया, लेकिन जब आग लगी तब इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि यहाँ का जो फायर सिस्टम था वो खराब था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही खराब था, जहाँ पर आग लगने का चांसेस था, लेकिन ये बात इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई गई थी, वो बात उससे छुपा दिया गया था। लेकिन जब बाद में बात पता चला तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकता है कंपनसेशन अमाउंट देने से। तो यहाँ पर हमने देखा हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को और इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ओके। The next point we have is principle of insurable interest. It is essential that insured has full interest in property or life. ये माना जाता है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा।
अगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा और हम एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते जा रहे हैं और उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कोई वर्णन नहीं है या कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? So, insured by him, this means that if there is any damage to the life or property of insured, the insured will have to incur loss due to this damage, and insured will be benefited. Full security is being provided. In the absence of insurable interest, the insurance contract is void. Okay? यहाँ पर हमने देखा जो इंश्योरेंस ले रहा है, जिसने पॉलिसी लिया है, उसने एक फिक्स्ड टाइम तक एक फिक्स्ड अमाउंट को पे किया है, लेकिन एग्रीमेंट में अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है या कोई भी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वैसे सिचुएशन में लॉ बोलता है कि अगर आपके एग्रीमेंट में और आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है या उसके बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, तो वैसे एग्रीमेंट को या वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे और वो वॉइड हो जाएगा। ओके? For example, if a person has taken a loan against the security of a factory premises, then the lender can take fire insurance policy of the factory without being the owner of the factory because he has financial interest in their factory premises. In the case of life insurance policy, the interest must be present at the time taken by the policy. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस समय भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का वर्णन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम उसको वॉइड मानेंगे, वैलिड नहीं माना जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। इट अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है, बट एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, केवल ये लाइफ इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। The objective of a contract of insurance is to compensate to the insured for the actual loss. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी की बात करते हैं तो ये बोलता है, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है या इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कंपनसेट करना। हमने जाना है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेट करता है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल में ये भी या अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी वो डिफाइन करता है, हम उतना ही कंपनसेट करेंगे जितना एक्चुअल लॉस हुआ है। ओके? एक्चुअल लॉस हैज इनकर्ड, जितना एक्चुअल लॉस हुआ है बस वो उतना ही कंपनसेट करेगा, उससे ज़्यादा वो कंपनसेशन अमाउंट नहीं देगा। This contract provide security from loss and no profit can be made out of these contract. अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें क्लियरली डिफाइन करता है या क्लियरली बताता है कि आपका जितना एक्चुअल लॉस हुआ है बस उतना ही हमारे द्वारा पे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख अगेंस्ट फायर। अगर एक पर्सन जो है उसने अपनी फैक्ट्री को इंश्योर्ड करवाया है फायर के अगेंस्ट में 2 लाख का, ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस और ₹1 लाख, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम 1 लाख ओनली। अगर एक पर्सन ने अपनी फैक्ट्री को फायर इंश्योरेंस के अगेंस्ट में इंश्योर्ड करवाया है, फायर इंश्योरेंस लिया है अपनी फैक्ट्री के लिए और उसने 2 लाख का लिया है। कितने का लिया है? 2 लाख का अगर उसने लिया है और उसका एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है? 1 लाख का हुआ है, तो क्या फायर इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख कंपनसेशन अमाउंट देगा या 1 लाख देगा? 1 लाख ही देगा, क्योंकि उसने क्लियरली बता दिया है कि जितना एक्चुअल लॉस होगा बस उतना ही हम कंपनसेशन देंगे। अगर आपने 4 लाख का कराया है और आपका 2 लाख का ही लॉस हो रहा है तो हम उतना ही आपको कंपनसेट करेंगे जितना आपका एक्चुअल में लॉस हुआ है। हम उससे ज़्यादा क्यों आपको देंगे जितना आपका लॉस हुआ ही नहीं है? तो ये इंश्योरेंस कंपनी पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली बता देता है
कि हम कंपनसेशन अमाउंट देंगे बट एक्चुअल उतना ही देंगे जितना हुआ है, नॉट मोर देन एक्चुअल लॉस। द नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। It suggests that if any person gets his property insured by 3 insurance companies, then at the time of insurance of loss, all 3 companies will compensate for the loss insured but in a proportionate manner. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बताता है अगर एक पर्सन ने अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री या अपनी प्रॉपर्टी को का इंश्योरेंस करवाया है और उसने इंश्योरेंस करवाया है 3 इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, 3 इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक ही प्रॉपर्टी को उसने क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है उस प्रॉपर्टी का। जब उसको लॉस होगा तो क्या तीनों अलग अलग अमाउंट देगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है 3 इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और उसका एक्चुअल लॉस हुआ है 1 लाख। एक्चुअल लॉस कितना हुआ है उसका? 1 लाख। अब जब भी तीनों कंपनी पे करेगा क्या वो 1-1 लाख अलग अलग करके देगा? 1 लाख ए देगा, 1 लाख बी देगा और 1 लाख सी देगा। तो ऐसे तो उसका 3 लाख हो जाएगा। जितना उसका लॉस हुआ नहीं उससे ज़्यादा तो उसको कंपनसेशन अमाउंट मिल गया। तो कंट्रीब्यूशन ये बोलता है कि हम तो पे करेंगे, वो तीनों कंपनी के द्वारा उसको कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा बट वो अमाउंट हम उसको पे करेंगे प्रोपोर्शनेट मैनर में। तीनों कंपनी पहले निकालेंगे कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है और अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कर देंगे अपने अपने अमाउंट्स को। ओके, तो हर कंपनी अपने हिसाब से नहीं देगा, जितना हुआ है वो लोग बैठ करके आपस में कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर वो उसे कंपनसेशन अमाउंट पे करेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन, ये प्रिंसिपल बोलता है जो भी कॉजेज होंगे या जो भी कॉज होगा या जो भी रीजन होगा फॉर द लॉस, लॉस का जो भी कारण होगा या जो भी रीजन होगा मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से वो रिलेटेड नहीं होगा तो क्या वो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करेगा? वो बिल्कुल पे नहीं करेगा। देन इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर काउज देन इंश्योरर कैन डिनाई ओके टू पे द कंपनसेशन। अगर हमने जिस लिए इंश्योरेंस कंपनी के से अपने प्रॉपर्टी या अपने प्रोडक्ट का हमने इंश्योरेंस करवाया है, जो कारण के कारण करवाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फायर के कारण इंश्योरेंस करवाया है तो एक्चुअल लॉस अगर फायर से होगा तभी हमें कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। अगर फायर के कारण नहीं होगा तो फायर कंपनी हमें क्यों कंपनसेशन देगा? उसने तो पहले ही बता दिया है कि जब आपके रीजन या आपका काउज एक्चुअल में वही होगा जो आपका सब्जेक्ट मैटर है या जिस लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, तो उसी के कारण आपको कंपनसेशन अमाउंट भी मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मरीन इंश्योरेंस करवाया है एक प्रोडक्ट का और वो जहाज में जा रहा है हमारा प्रोडक्ट, और अगर मरीन के कारण हमारा लॉस होता है तब वो मरीन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। लेकिन अगर वो मरीन के कारण नहीं होगा, वो किसी और कारण से होगा, तो कंपनसेशन अमाउंट हमें पे नहीं किया जाएगा। ये पहले ही इंश्योरेंस कंपनी क्लैरिफाई कर देता है इंश्योरर को कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए या जिस मैटर के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, अगर वो एट द टाइम ऑफ लॉस अवेलेबल नहीं होगा या प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसके लिए कंपनसेशन अमाउंट पे नहीं करेंगे। ये पहले ही बता दिया जाता है। द नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी।
इसमें हमें क्या देखना है, अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है किसी प्रॉपर्टी का या किसी प्रोडक्ट का, तो आपको वैसे ही ख्याल रखना होगा जैसे आपने इंश्योरेंस लेने से पहले रखा था। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हम किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो हम लोग कितना उसका ख्याल करते हैं, उसका हम लोग देखभाल करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसका मेंटेनेंस हम लोग बेयर करते हैं। तो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हो। लेकिन जब हम उस चीज़ का इंश्योरेंस ले लेते हैं तो थोड़ा सा हम केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें इसका कंपनसेशन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इसका हमें कंपनसेशन अमाउंट तो देगा ही देगा, क्योंकि इसमें लॉस हो गया है। इसमें अगर लॉस होगा तो उसने तो हमसे प्रॉमिस किया है कि अगर आपका लॉस होगा देन आई विल पे या आई विल कंपनसेट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पहले ये देखेगा क्या वो केयरलेसनेस के कारण हुआ है या नेग्लिजेंस के कारण हुआ या एक्चुअल में वो हो गया है। The insured should not be become careless of his property after taking insurance policy। जो हमारा इंश्योर्ड है या जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है वो उसको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उस प्रॉपर्टी का जिसने उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया है या जिस प्रॉपर्टी का उसने इंश्योरेंस लिया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है आपने अगर लिया है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे किया तो हम आपको पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस, अगर एक पर्सन ने अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है एंड व्हेन फायर ब्रेक्स आउट he should take all the measures to stop the fire and minimize the loss rather than watching the fire because he will get compensation from insurance company। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो एग्जाम्पल क्या बोलता है, अगर किसी व्यक्ति ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ओके, किसी व्यक्ति ने क्या लिया है, अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, मतलब अगर फ्यूचर में कभी इसको लॉसेज होंगे फायर के कारण तो फायर कंपनी क्या करेगा, इसको कंपनसेट करेगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस में हमने ये इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ये बता दिया है कि आपको फायर इंश्योरेंस लिया है आपने, ठीक है, अगर आपके घर में कभी आग लग जाता है तो आपको कोशिश करना होगा उस आग को रोकने के लिए या लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। आप खड़े होकर के बाहर देखोगे नहीं कि घर में आग लग गया और आप खड़े हो आराम से, अब तो मुझे कंपनसेशन अमाउंट फायर कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा, जितने भी लॉसेज होंगे वो फायर कंपनी बेयर करेगा, मैंने तो पहले ही फायर इंश्योरेंस ले लिया है। लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में आग लगा है तो आपको क्या करना होगा, कोशिश करना होगा कि आप उस आग को रोक पाए। अगर आप रोक नहीं पा रहे हो तो कम से कम उस लॉस को कम करने का प्रयास करो। अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फायर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, हो सकता है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ शायद वो ना दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो पहले ही बहुत सारी बातों को क्लैरिफाई कर दिया है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक प्रॉमिस है या एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जो एक दूसरे के रिस्क को बेयर करता है, या एक पर्सन या एक पार्टी दूसरे पार्टी के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, तभी हम अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप या ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे साथ कोई है कि जब हमारा एक्चुअल लॉस होता है तो वो हमें कहीं ना कहीं से कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा। देन हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये जो प्रिंसिपल्स है ये इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स के अंदर काउंट होते हैं।